नमस्कार। तारीख 1 अक्टूबर, दिन मंगलवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ प्रियंका। हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई के लिए लेबनान में उतरी इस्राएली सेना ने 25 गांवों में रहने वालों को घर खाली करने के लिए कहा। These localized ground raids will target Hezbollah strongholds. लेबनान की सांसद ने कहा कि संघर्ष का बढ़ना लेबनान के आम लोगों के लिए होगा विनाशकारी। What we're hearing are the sounds of the Israeli airplanes going back and forth and striking more and more neighborhoods. करेंगे विश्लेषण कि जमीनी कार्रवाई के बाद अब क्या होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के लिए तीसरे चरण में पड़े 65% से ज्यादा वोट। जानेंगे हरियाणा चुनाव में क्या है मुद्दे। किसान, पहलवान और जवान का जो मुद्दा है, ये मुद्दे चुनाव में सबसे बड़े सुनाई दे रहे हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति तमाम पार्टियां कर रही हैं। लेकिन उससे पहले देश दुनिया का हाल सुनिए प्रियंका से। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में प्राइमरी स्कूल के छात्रों से भरी एक बस में आग लगने से बच्चों और कुछ शिक्षकों समेत कुल 23 लोगों की मौत हो गई। बस का टायर फटने की वजह से इसमें आग लगी और बस की सड़क पर एक बैरियर से जोरदार टक्कर हो गई। हालांकि अभी भी आग लगने की वजह का पता नहीं लग सका है। हादसे के वीडियो फुटेज में बस को पूरी तरह से जलकर खाक होते देखा जा सकता है। स्कूल ट्रिप पर जा रही इस बस में सवार कुछ बच्चे और टीचर किसी तरह जान बचाने में भी सफल रहे। वहीं ड्राइवर को मौके से फरार बताया जा रहा है। नीदरलैंड्स के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूट नेटो के नए प्रमुख यानी सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं। एक दशक से भी अधिक समय से जेंस स्टोल्टनबर्ग ने ये जिम्मेदारी संभाल रखी थी। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि ये सैन्य संगठन सही हाथों में जा रहा है। नेटो प्रमुख बनने के बाद मार्क रूट ने कहा कि नेटो को पूर्व में किए वादों के अनुरूप यूक्रेन को मदद मुहैया करानी चाहिए, जिसमें सदस्यता का रास्ता तैयार करना भी शामिल है। रूट ने कहा कि यूक्रेन की सही जगह नेटो में है। नेटो प्रमुख के तौर पर रूट ने बताया कि उनकी 3 प्राथमिकताएं क्या होंगी। Ensure we have the capabilities to protect against any threat. Support Ukraine. मार्क रूट ने कहा कि मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि गठबंधन के सदस्य किसी भी तरह के खतरे से सुरक्षित हैं। रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन को मदद जारी रखने के साथ ही यूरो एटलांटिक सुरक्षा के सामने बढ़ती चुनौतियों से निपटना मेरी प्राथमिकताओं में है। यूक्रेन के खेरसोन इलाके के अधिकारियों ने कहा है कि रूसी हमले में 6 लोगों की मौत हुई है। एक रीजनल एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि आज सुबह करीब 9 बजे एक हवाई हमले की चपेट में स्थानीय बाजार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टॉप आ गए। कई घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। खेरसोन से 2 साल पहले रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा था, लेकिन इसके बाद से यहाँ लगातार रूसी हमले होते रहते हैं। लद्दाख क्षेत्र के लिए संवैधानिक सुरक्षा के प्रावधानों की मांग को लेकर दिल्ली आ रहे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को सोमवार रात दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर रोका गया। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। सोनम वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट किया कि मुझे दिल्ली की सीमा पर 150 पदयात्रियों समेत सैकड़ों पुलिस बलों के जरिए हिरासत में लिया जा रहा है। अधिकतर महिला पुरुष 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जिनमें से कई तो पूर्व कर्मी हैं। हमारी किस्मत का कुछ पता नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हम बापू की समाधि तक बेहद शांतिपूर्ण पदयात्रा कर रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस के इस कदम की निंदा की। उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी बीएम पार्वती ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मुडा को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी 3 एकड़ से अधिक जमीन के बदले जो उसने 14 भूखंड दिए थे वो वापस ले ले। मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष को लिखे पत्र में बीएम पार्वती ने कहा है कि उनका रुख स्पष्ट था और उन्होंने ये निर्णय बिना अपने पति और बेटे से सलाह के लिया था। उनके पति की प्रतिष्ठा और सम्मान किसी भी दौलत और जमीन से बढ़कर है। उनका ये पत्र सिद्धरमैया की कानूनी लड़ाई के बेहद नाजुक समय पर आया है। साइटों के आवंटन के मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने जांच के आदेश दिए थे। सिद्धरमैया की जांच की मंजूरी को रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट का आदेश आने के कुछ वक्त बाद ही चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए बनी विशेष अदालत ने मैसूर लोकायुक्त पुलिस को जांच के आदेश दे दिए थे।
चीन के शंघाई में वॉलमार्ट सुपरमार्केट के अंदर हुई चाकूबाजी में 3 लोगों की मौत हुई है और 15 लोग घायल हुए। चीनी पुलिस का कहना है कि उन्होंने 37 वर्षीय लिन नामक व्यक्ति को घटनास्थल से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि ये व्यक्ति शंघाई आया था और निजी आर्थिक कारणों से गुस्से में आकर इस घटना को अंजाम दिया है। आगे जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि घायल हुए 3 लोगों की अस्पताल में मौत हुई। बाकी लोगों को गंभीर चोट नहीं पहुंची है और वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो ये जो आवाजें आप सुन रहे हैं वो इसराइल और लेबनान की सीमा का ताजा हाल है। तैयारी कई दिनों से थी और कल ही इस्राएली रक्षा मंत्री ने लेबनान की सीमा पर तैनात सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा था कि इस्राइल अपनी पूरी क्षमताओं यानी कि ताकत के साथ तैयार है, यानी जल, थल और वायु हर ओर से आक्रमण के लिए तैयार। तो आज इस्राइल ने अपनी कार्य योजना को अंजाम देते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी, टैंकों को सड़कों पर उतार दिया। इस्राएली सेना ने कहा कि ये सैन्य कार्रवाई सीमित यानी कि लिमिटेड और कुछ इलाकों तक सीमित रहेगी और इस दौरान हवाई हमले भी जारी रहेंगे। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के 25 गांवों में रहने वालों को घर छोड़ने के लिए भी कहा है। आईडीएफ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि कम से कम 25 गांव उनके इस अभियान से प्रभावित होंगे। साथ ही अगर किसी भी घर का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लिए किया गया तो उसे निशाना बनाया जाएगा। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने बताया कि लेबनान में उनकी जमीनी कार्रवाई किस तरह की होगी। These localized ground raids will target Hezbollah strongholds. डैनियल हगारी कह रहे हैं कि ये जमीनी कार्रवाई छोटे इलाकों तक सीमित रहेगी यानी कि लिमिटेड रहेगी। वो इलाके जो हिजबुल्लाह के मजबूत गढ़ हैं और जिनसे सीमा पर इस्राएली कस्बों को खतरा है। हिजबुल्लाह ने इस्राएली गांव से सटे लेबनानी गांवों को सैन्य अड्डा बना लिया है। हिजबुल्लाह ने उन गांवों का इस्तेमाल इसराइल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले की तैयारी के लिए किया। उन्होंने कहा कि इसराइल के पास एक्शन लेने के अलावा और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री की ओर से भी बयान आ गया है। उन्होंने लेबनान में जमीनी कार्रवाई करने के लिए अपने इस्राएली समकक्ष यानी योआव गैलेंट का समर्थन जताया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि दोनों मंत्रियों के बीच इस्राएली लेबनान सीमा पर हमले के इरादे से बने ढांचों को नष्ट करने पर सहमति बनी है। इसका मकसद हिजबुल्लाह को 7 अक्टूबर जैसे हमले करने से रोकना है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर इन सब के बीच ईरान ने सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई की तो फिर इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जमीनी कार्रवाई शुरू करने के कुछ घंटों बाद ही इस्राएली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिंसक झड़प होने की भी जानकारी दी। जमीनी कार्रवाई की घोषणा के बाद इस्राएल ने कहा कि सीमा से सटे गांवों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस्राएल की सेना लगातार ये कहती रही है कि हिजबुल्लाह मासूम लोगों को मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। वहीं एक हवाई हमले की चपेट में दक्षिणी लेबनान के सिडॉन में फलस्तीनी कैंप भी आ गया है। इससे पहले लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में हवाई हमले किए गए थे। इस्राएली सेना ने यहां रहने वाले लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी भी दी थी। इस्राएली सरकार का कहना है कि वो 60,000 विस्थापित इस्राएलियों को वापस उनके घरों में बसाना चाहते हैं। लेबनान की सीमा से 7 किलोमीटर दूर स्थित इस्राएल के शहर किरियात शमोना के मेयर योराम ममन ने कहा कि जमीनी अभियान बहुत पहले से लंबित था। मेयर कह रहे हैं कि 1 साल के बाद जिसमें हमारे निवासी लगभग 68,000 लोग विस्थापित हुए हैं और हम अंततः इस्राएली रक्षा बलों की स्थिति को बदलने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करते हुए देखते हैं ताकि हमारे निवासी सुरक्षित रूप से अपने इस प्यारे शहर में वापस आ पाएं। इसराइल हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो हिजबुल्लाह भी इसराइल को जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने उत्तरी इसराइल के मेतुला में इस्राएली सैनिकों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने तेल अवीव के बाहरी इलाके में इस्राएली खुफिया एजेंसी के ठिकाने पर 4 मिसाइलें दागी हैं। हालांकि इसराइल ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। लेकिन इसराइल ने यह जरूर कहा कि लेबनान की ओर से उत्तरी और मध्य इसराइल की ओर कम से कम 3 रॉकेट दागे गए हैं। सेंट्रल इसराइल में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी है। बीबीसी से बात करते हुए लेबनान की एक सांसद हैं, उनका नाम है नजत अहून सलीबा।
उन्होंने ये कहा कि संघर्ष का दायरा बढ़ना संभवतः उनके देश के आम लोगों के लिए विनाशकारी होगा। What we're hearing are the sounds of the Israeli airplanes going. नजद का कहना है कि हमें इस्राएली विमानों के आने जाने और पहले से भी ज्यादा हमलों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आने वाले समय में और लोगों को मरते और बेघर होते देखेंगे। मुझे लगता है कि हम बहुत बड़े मानवीय संकट की ओर बढ़ रहे हैं। हम करीब 10 लाख लोग हैं और भारी बरसात हो रही है। कुछ लोगों को सड़कों के किनारे रहना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। इस बीच लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं नजीब मिकाती, उन्होंने कहा है संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कि पिछले महीने से हो रहे इस्राएली हमलों के चलते लेबनान में करीब 10 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। उनका कहना है कि उनका देश अपने इतिहास के सबसे खतरनाक दौर का सामना कर रहा है। इन सबके बीच मोहन, कल यानी सोमवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्राएली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू से भी बात की। मोदी ने इस बारे में एक्स पर एक पोस्ट किया और बताया कि उन्होंने पश्चिमी एशिया की हालिया घटनाओं पर नेतन्याहू से चर्चा की और साथ में ये भी कहा कि हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। मोदी ने इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ने से रोकने और 7 अक्टूबर को बंधक बनाए गए सभी लोगों की रिहाई की भी बात की। दोनों नेताओं के बीच संघर्ष को बढ़ने से रोकने पर बात हुई, लेकिन अब आज इस्राएली सेना ने लेबनान में जमीनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। अब इस्राएल का ये कदम क्या मोड़ लेगा और इस्राएल खुद इस कार्रवाई में किन चुनौतियों का सामना कर सकता है, वो भी तब जब वो गजा में हमास से भी 1 साल से जंग लड़ रहा है। वैसे देखा जाए तो इस्राएल इस समय 3 मोर्चों पर लड़ रहा है। गजा में हमास के साथ लड़ रहा है, हूती विद्रोहियों पर हमले कर रहा है और साथ में हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में साथ दे रहा है। पॉडकास्ट में इस वक्त मेरे साथ शामिल हो रहे हैं डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के सीनियर फेलो हैं। इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सुनते हुए आ रहे हैं, अब जबकि जमीनी कार्रवाई लेबनान में कर दी है इस्राएल ने, तो क्या लेबनान दूसरा गजा बन रहा है? देखिए, लेबनान दूसरा गाजा तो नहीं बनेगा। उसकी वजह है कि लेबनान की जो उनका जो हिजबुल्लाह है, जो उनकी फोर्सेस हैं, जो उनके पास आर्सेनल्स हैं, जो सारी की सारी चीजें वो कहीं ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, नंबर में कहीं ज्यादा हैं। तो एस्केलेशन तो होगा, लेकिन गाजा का एक एक्सटेंशन होगा, वहां पे चीजें एस्केलेट होंगी। और उसके अलावा बात यह है कि बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे इजरायली ऑपरेशन का, एक्सपेंशन का, वो है ईरान को ड्रैग करना। तो ये मामला सिर्फ हिजबुल्लाह तक नहीं रुकेगा या सिर्फ लेबनान तक नहीं रुकेगा। मुझे लगता है कि जंग ईरान में जाके होगी, इसलिए कि शुरू से अगर आप देखें पिछले 1 साल से पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव इजराइल का है वो ईरान को ड्रैग करना। और ईरान का ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी तरह अपने आप को पूरा जो इजराइल का पूरा जो डिजाइन है उससे अपने आप को इवेट करना। तो एक पार्टी ये चाह रही है कि हम कैसे ड्रैग करें, दूसरी चाह रही है कि हम कैसे उससे इवेट करें। इन दोनों के बीच में जो है हमास और हिजबुल्लाह, ये सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन जहां तक मामला हिजबुल्लाह का है, वो हमास से कहीं ज्यादा पावरफुल है, कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, कहीं ज्यादा उनके पास आर्सेनल्स हैं, कहीं ज्यादा लीडरशिप है और कहीं ज्यादा उनके पास सपोर्ट है। लेबनान एक स्टेट और वो एक स्टेट विद स्टेट काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इजराइल की यहाँ ग्राउंड ऑपरेशन करना, ये करना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा जितना उन्होंने हमास के खिलाफ कर दिया है। मैं यही आपसे समझना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह जो है वो इस्राएल के सामने कहां ठहरता है। हिजबुल्लाह के पास लड़ाके हैं, हथियार है, तो इस्राएल की चुनौतियां कितनी तगड़ी हैं? देखिए, इजराइल के पास 2-3 चीजें बड़ी प्लस पॉइंट है। पहला जो प्लस पॉइंट इजराइल का है वो है कि अमेरिका का स्ट्रॉन्ग एलाइज है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इजराइल के पास जो सिंपैथी है, जो 7 अक्टूबर के बाद जो इजराइल की जो ग्लोबल सिंपैथी मिली, उसमें हालांकि कुछ इरोजन हुआ है, तो उसमें अभी भी उसके पास एक बहुत बड़ा एक रीजन है इन सब सारे रेसिस्टेंस को, एंटी जो है जो इजरायली फोर्सेज हैं उनको खत्म करने की। तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि जो जो फोर्सेज एंटी इजराइल हैं वही फोर्सेज एंटी अमेरिका भी हैं, क्योंकि नए तरह का अलायंस है, इतना स्ट्रांग अलायंस है कि उसमें कोई भी इस तरह का कोई स्पेस नहीं है जहां हिजबुल्लाह या हमास को कोई जगह मिल सके। लेकिन बहरहाल हिजबुल्लाह और इजराइल में बहुत एसिमेट्रिक पावर है। एक नॉन स्टेट एक्टर है, एक फुल फ्लेज स्टेट एक्टर है, जिसके साथ यूरोप भी है, अमेरिका भी है। लेकिन अगर आप कंपेयर हिजबुल्लाह का हमास से करेंगे तो हिजबुल्लाह कहीं स्ट्रांग है, लेकिन विज़ाविज़ इजराइल हिजबुल्लाह कहीं नहीं टिकता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप ये देखें कि इजराइल और हमास की भी जो जंग हुई है
वो जंग उससे ज्यादा कहीं बहुत ही खतरनाक होगी, कहीं कंसोलिडेटेड होगी और कहीं लॉन्ग लास्टिंग होगी। इसलिए कि हिजबुल्लाह ने पहले भी इजराइल से इनकाउंटर किया है 2006 में। हम यही समझना चाहते हैं कि भाई देखिए, हिजबुल्लाह पहले भी लड़ाई लड़ चुका है, हमास भी पहले लड़ाई लड़ चुका था, लेकिन जो प्रतिरोध नसरल्लाह के मारे जाने के बाद जो दिखना चाहिए और जिस तरह का रिएक्शन ईरान की ओर से आना चाहिए, शुरू में आपने बताया कि ये ईरान के पर जाके थमेगा, वो प्रतिरोध वो दिख रहा है आपको? नहीं, देखिए, ईरान की पूरी क्रेडिबिलिटी बहुत ही स्टेक पे है और पूरे दुनिया की जो नजर है, अगर कोई सिचुएशन भी बदल सकता है तो वो है ईरान है। लेकिन ईरान की अपनी मजबूरी ये है कि ईरान ने जो 25-30 साल जो से पूरे इन्वेस्ट किया है अपनी सेफ्टी में, अपनी सिक्योरिटी में, ईरान को एक जो बड़ा खतरा है वो है अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का। वो ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता जो कि उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर किसी तरह का अटैक हो, जो इजराइल बहुत ही स्ट्रांगली आई कर रहा है। तो इस वक्त अगर कोई कंट्री बहुत ही फिक्स है, बहुत ही डायलेमा में है, तो वो ईरान है। इसलिए कि सारे के सारे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे हुतीज हो, वो ऑलमोस्ट ईरान के नर्चर्ड प्रोटेजी हैं और ये सबसे हाई टाइम है। लेकिन मुझे लगता है कि हाई टाइम जब हनिया के असैसिनेशन के बाद जब ईरान ने कोई रिटेलिएट नहीं किया, उस वक्त से उनकी एक पॉपुलैरिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी, रेटोरिक, सिर्फ स्टेटमेंट, उससे मुझे लगता नहीं कि ईरान जो है बिल्कुल ही बहुत ही अपने हिस्ट्री के, मेरे ख्याल में 40 साल में बहुत ही स्ट्रांग रिट्रीट में है, बहुत ही डिफेंसिव है और बहुत ही इन्वॉल्व है। अब लगता है कि उसका पूरा फोकस है अपने आप को सेव करना। वो जानता है कि अगर हमने जंप किया तो ये वार बहुत लंबा होगा। लेबनान के लिए कितना बड़ा संकट है? देखिए, लेबनान के लिए संकट यह है कि पहली बात तो यह है कि उनका एक बहुत ही करिश्मेटिक लीडर, बहुत ही पॉपुलर लीडर, तो उसमें विद इन हिजबुल्लाह एक तरह का बहुत ही मेजर डिसअपॉइंटमेंट है। सिविलियन के लिए एक बहुत बड़ा संकट है जो कि नहीं होना चाहिए था। तीसरी बात यह है कि लेबनान में कोई इस तरह की, उनकी इकोनॉमी बहुत बुरी हाल है, उनके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कोई नहीं है। हिजबुल्लाह के अंदर जिस तरह का जो डिवीजन है, जो लेके कि एक भाई हम किसके लिए, हम क्यों लड़ रहे हैं हमास के लिए, ये हिजबुल्लाह का जो पूरा जो एंटिटी है वो ईरान के लिए है, ना कि हमास के लिए। आफ्टर ऑल हिजबुल्लाह जो है ईरानियन चाइल्ड है, तो उसमें भी इंटरनल एक डिवीजन है। तो मुझे लगता है कि लेबनान में जो संकट है वो विदाउट एनी रीजन है। लेबनान, हिजबुल्लाह ने तो अन्य एक अपने आप को, एक अपनी एग्जिस्टेंस को प्रिजर्व करने के लिए हमास के सपोर्ट में आया, लेकिन वहां के सिविलियन का, वहां के लोगों का, उन लोगों को वो अननेसेसरी विक्टिम बनेंगे। और मेरे ख्याल में जो टारगेट है, जैसा कि उनके प्लानिंग है, जो ब्लूप्रिंट है, उसमें इजराइल बहुत ही स्ट्रांगली उनको इनकाउंटर करने जा रहा है। वो दैट विल बी अ लॉन्ग वॉर, आई थिंक। लंबी लड़ाई चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी, आप इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के सीनियर फेलो हैं। इस पॉडकास्ट में लाइव शो में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पर आपको एक जानकारी देनी ज़रूरी है कि हम एक स्पेशल पॉडकास्ट आपके लिए ला रहे हैं। Israel is at war. इसराइल जंग में है। We didn't want this war. हम ये जंग नहीं चाहते थे। It was forced upon us in the most brutal and savage way. ये हम पर थोपा गया, वो भी सबसे क्रूर और बर्बर रूप में। जंग, ये जंग अब तक कितनी आवाजों का गवाह बना। जो आखिरी शब्द थे उनकी 6 साल की बच्ची, उसकी गूंजती हुई चीख थी, जो इजराइल के नागरिकों के बीच बहुत मशहूर शब्द बन गए हैं। वो आवाजें जो बेबसी में निकली। To be honest, it's so painful. I cry, you know. I try to say words, to really, and I cry. वो कराहती चीखें जिनमें दर्द था अपनों को खोने और उनके फिर कभी न लौट पाने का।
अस्पताल के कंपाउंड रेफ्यूजी कैंप में तब्दील हो चुके हैं। लोग डरे हुए हैं और वो अपने परिवारों के साथ यहाँ आ रहे हैं। अपने आशियाने को आंखों के सामने ढेर होते देखने की हताशा थी, नाराजगी थी, गुस्सा था। गजा की जिंदगी नर्क बन गई। सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। खाना और पीने के पानी की भयानक किल्लत हो गई। भला जंग की आवाजें और कैसी हो सकती हैं? तो सुनिए BBC हिंदी का स्पेशल पॉडकास्ट हमास इस्राइल युद्ध का 1 साल, शनिवार 5 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे BBC हिंदी के फेसबुक, YouTube और इंस्टा चैनल पर लाइव। तो ध्यान रखिएगा, शनिवार को हम नहीं आते हैं, लेकिन इस बार आएंगे और एक स्पेशल पॉडकास्ट आपके लिए लाएंगे। मोहम्मद अमीरुद्दीन लिख रहे हैं कि गुजारिश कर रहे हैं कि भाई हरियाणा और कश्मीर की खबरों को जगह दें, तो बस पॉडकास्ट में आने ही वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ यूजर्स के कमेंट्स ले लेते हैं। तो YouTube पे शोपत जाखड़ लिख रहे हैं कि इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई में 25 गांव प्रभावित हो रहे हैं, जो एक बड़ी आबादी है और ये चिंता का विषय है। वहीं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमास और हिजबुल्लाह एक विचारधारा है, इसे समाप्त करना मुश्किल है। सुरेंद्र सिंह पूछ रहे हैं कि ये जंग किस ओर जा रही है। वहीं शंभू शरण का कहना है कि इसराइली डिफेंस फोर्स का आक्रामकता बढ़ती जा रही है, जो बहुत चिंतनीय स्थिति है। पंकज कुमार कहते हैं कि मध्य पूर्व में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है, समय रहते विश्व समुदाय को कोशिश करनी चाहिए। इंतजार अंजुम के लिख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम की कोई चिड़िया इस धरती पर नहीं है। घनश्याम यादव लिख रहे हैं कि नाम लिख रहे हैं BBC हिंदी टीम युद्ध की खबरों से बनाना इतना प्रेम क्यों? अरे दुनिया की सबसे बड़ी खबर घनश्याम भाई यही है, तो अब क्या कर सकते हैं। मुकेश लिख रहे हैं नमस्कार भारत शुरू करें, फिलहाल तो कोई योजना नहीं है नमस्कार भारत की। मंजू व्यास लिख रही हैं कि अरब में लड़ाई मजहबी विचारधारा है। और इसके अलावा पंडित अजीत द्विवेदी लिख रहे हैं हिजबुल्लाह क्या भारत का दामाद है, जो इतनी चिंता हो रही है। मदन लाल लंबूरिया लिख रहे हैं सोनम वांगचुक के साथ केंद्र सरकार हद से ज्यादा कड़ाई से पेश आ रही है। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। और अब पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव। तो 10 साल बाद विधानसभा चुनाव देख रहे जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और आखिरी दौर की वोटिंग भी पूरी हो गई। तीसरे चरण में 65% से अधिक लोगों ने वोट किया, जो कि पिछले 2 फेज से अधिक है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से 40 सीटों पर आज मतदान हुआ है। इनमें से 24 सीटें जम्मू क्षेत्र की थी और बाकी 16 कश्मीर में थी। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को हुआ था और वहीं 25 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी। आज यहाँ वोटिंग पूरी हो गई और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन इस बीच 5 अक्टूबर को भारत के एक और राज्य यानी हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण में वोटिंग होगी। और यहाँ बताना जरूरी है कि विधानसभा की यहाँ 90 सीटें हैं और पिछले 10 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता के बीच इस बार कौन से मुद्दे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या फिर राज्य में सरकार बदल जाएगी? जानते हैं BBC संवाददाता अभिनव गोयल से, जो हाल ही में हरियाणा के चुनावी माहौल को करीब से देखकर लौटे हैं। 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, तो समय बहुत कम बचा है हरियाणा चुनाव में। करीब 1 हफ्ता पहले हम हरियाणा में घूम रहे थे, जो दक्षिणी हरियाणा है। रोहतक से निकलकर हम लोग महेंद्रगढ़, नारनौल तक, रेवाड़ी तक हम गए। इस बार जो हरियाणा में 3 बड़े मुद्दे जो ग्राउंड पर सुनाई दे रहे हैं, वो किसान, पहलवान और जवान का जो मुद्दा है, ये मुद्दे चुनाव में सबसे बड़े सुनाई दे रहे हैं। और इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति तमाम पार्टियां कर रही हैं। हालांकि स्थानीय मुद्दे जरूर है, लेकिन बड़े पैमाने पर ये 3 मुद्दों के इर्द गिर्द लोग लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं इस बार हरियाणा चुनाव में। जो किसानों का मुद्दा है वो इसलिए भी बड़ा है क्योंकि करीब 1.5 साल तक
दिल्ली के सरहद पर, सीमा पर किसान, खासकर हरियाणा पंजाब के किसान बैठे रहे, उसमें बहुत सारे किसानों की मौत भी हुई। और वही हाल जो शंभू बॉर्डर है, अभी पंजाब के किसान बैठे हुए, वहां भी हरियाणा वालों का सपोर्ट रहा। तो ये जो 3 कृषि कानून जो वापिस हुए, उसको लेकर जो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन था, उसमें जो बड़ी भूमिका थी वो पंजाब के साथ साथ हरियाणा की भी थी। तो ये जो किसानों का मुद्दा है, ये हरियाणा से बहुत जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो उसको लेके जो फैमिलीज हैं, क्योंकि जो हरियाणा का टेरेन है, जिस तरह की आप कह लें कि लोग हैं वो किसानी में ज्यादा हैं, तो ये जो किसानों का मुद्दा डायरेक्ट उनको इम्पैक्ट करता है। और लोगों ने जो अनुभव किया, जिस तरह से सरकार ने उनके साथ बर्ताव किया, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर है। और उसको लेके किसानों के अंदर या लोगों के अंदर वो गुस्सा है जो शायद इस बार के चुनाव में दिखाई दे, वोटों में कन्वर्ट होता। अग्निवीर सेना में भर्ती की जो योजना लाई थी सरकार, वो कितना बड़ा मुद्दा है? क्या ये ऐसा मुद्दा है जो राज्य में सरकार को बदल सकती है? साल 2022 में केंद्र सरकार की जो अग्निपथ योजना थी वो आई, जिसके तहत जो जवान भर्ती होते हैं उन्हें अग्निवीर कहते हैं। हम लोग रोहतक से लेकर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल तक गए और हमने देखा कि अग्निवीर का मुद्दा लोगों में किस तरह से लोग इसे देख रहे हैं। खासकर जो हरियाणा है, उसमें दक्षिणी हरियाणा, ये जो महेंद्रगढ़ नारनौल का इलाका है, भिवानी का इलाका है, वहाँ से बड़ी संख्या में सेना में जवान जाते हैं। जो पूर्व सेनाध्यक्ष बीके सिंह थे या दलबीर सुहाग थे, वो भी भिवानी और झज्जर के इलाकों से आने वाले। तो ऐसा माना जाता है कि ये वो वैसा इलाका है, अहिरवल क्षेत्र वैसा क्षेत्र है जहाँ पर हर दूसरे तीसरे घर से कोई सैनिक भारतीय सेना में, ऐसा माना जाता है कि है। तो वहाँ पर अग्निवीर योजना का जो प्रभाव है वो डायरेक्ट दिखता है। जो स्टेडियम अग्निवीर योजना से पहले जिनमें 2-2 हज़ार बच्चे तैयारी कर रहे थे, अभी हमने सुबह उन स्टेडियम्स में जाके उनका जायजा लिया। वहाँ पर अग्निवीरों की संख्या जो तैयारी कर रहे हैं वो 150, 200, 250 पे आ गई है, जो कभी 1,500, 2,000 होती थी। वो सिर्फ स्टेडियम में ही नहीं दिख रहा है। दक्षिणी हरियाणा में जो अकेडमीज चल रही थी, महेंद्रगढ़ के अंदर करीब 20 अकेडमीज करीब बंद हो गई हैं। हम उन अकेडमी वालों से मिले जिन्होंने बंद किया, तो वो भी, उनका भी यही कहना था कि अग्निवीर योजना के बाद स्थिति ये आ गई कि उनको हॉस्टल खाली हो गई धीरे धीरे, और वो जो तमाम एक स्ट्रक्चर रेंट पे चल रहा था वो बंद हो गया। तो ना सिर्फ बच्चों पे, वो अकेडमीज जो बंद हुई है वो एक बड़ा प्रभाव दिखाता है कि अग्निवीर योजना के बाद युवाओं में सेना को लेकर जो रुझान था वो उसमें बड़ा डिप दर्ज किया गया, और वो डिप एक तरह से गुस्से में कन्वर्ट हुआ है और उसका प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि निर्णायक साबित होगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसका प्रभाव हरियाणा में है लेकिन दक्षिणी हरियाणा में ज्यादा है। ओलंपिक मेडल जीतने से चूकी विनेश फोगाट भी इस बार कांग्रेस की टिकट पर मैदान में है। उनकी सीट पर क्या माहौल है? विनेश फोगाट का जो अपना जिला है वो चरखी दादरी है, लेकिन वो अपने ससुराल से चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस की टिकट पर। जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट है जो कांग्रेस की उम्मीदवार है। हालांकि हम जुलाना में भी गए और हमने उनका चुनाव प्रचार देखा। जुलाना एक ऐसी विधानसभा है जहां पर 15 साल से कांग्रेस का विधायक नहीं रहा है, तो कांग्रेस के लिए बड़ी टफ सीट थी। तो ये भी माना गया कि विनेश फोगाट को कांग्रेस ने चरखी दादरी जो उनकी बारड़ा विधानसभा है वहां से टिकट क्यों नहीं दिया। तो ये भी माना गया कि जुलाना जो एक फंसी हुई सीट कांग्रेस के लिए थी, क्योंकि वो 15 साल से मशक्कत कर रहे हैं, तो विनेश के सहारे कांग्रेस ने एक ऐसी सीट पर दाव लगाया जिसके बाद विनेश के बाद जहां पर कांग्रेस मजबूत होती हुई अभी नजर आ रही है। हालांकि उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन रह चुके हैं योगेश बैरागी को उतारा है। जब हमने उनकी विधानसभा में महिलाओं से ये जानने की कोशिश की कि वो विनेश को कैसे देखती हैं, तो ज्यादातर महिलाओं ने ये कहा कि उनको वो दिन याद हैं जब विनेश जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थी, जब पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की, उनको घसीटा गया। तो ये जो बातें हैं टीवी के जरिए उनके घरों तक पहुंची और उन्हें इस चुनाव में वो बातें याद हैं। तो कहीं ना कहीं उसका सीधा फर्क जमीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये थे बीबीसी संवाददाता अभिनव गोयल। हरियाणा चुनाव पर अभिनव की रिपोर्ट्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो bbchindi.com पर विस्तार से इसे पढ़ सकते हैं। और अब बात करेंगे खेल की खबरों की। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर में खेला जा रहा टेस्ट मैच पूरा हो गया। भारत ने टेस्ट मैच जीता, 2-0 से सीरीज अपने नाम की। इस मैच में क्या कुछ हुआ और ये जीत टीम इंडिया के लिए क्यों जरूरी रही, सब कुछ सुनिए नवीन नेगी से। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच 7 विकेट से जीत लिया और इसी के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हरा दिया।
बांग्लादेश की दूसरी पारी 146 रनों पर सिमट गई थी और भारत को जीत के लिए सिर्फ 95 रनों का टारगेट मिला था, जिसे टीम इंडिया ने 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने हाफ सेंचुरी लगाई। वैसे गौर करने वाली बात है कि इस मैच के पहले दिन सिर्फ 35 ओवर का मैच हो पाया था। उसके बाद अगले 2 दिनों तक खेल बारिश की वजह से बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ऐसे में चौथे और 5वें दिन के ही बचे हुए मैच में भारत ने पहले बांग्लादेश की पहली पारी 233 रनों पर समेटी, फिर तेजी से अपनी पहली पारी में 285 रन बनाए। उसके बाद दोबारा बांग्लादेश की दूसरी पारी को भी जल्दी समेटा और लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच के बाद भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कहा कि 2 दिन बर्बाद होने के बाद को भी जल्दी समेटा और लक्ष्य हासिल। भारत अभी WTC की लिस्ट में टॉप पर है। उसे अभी न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैच अपने घर पर खेलने हैं और फिर भारत को 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऐसे में भारत अपने हर एक मैच को जीतकर WTC फाइनल में पहुंचना चाहेगा। WTC की लिस्ट में जो टॉप 2 टीमें होती हैं, उन्हीं के बीच फाइनल खेला जाता है। फिलहाल टॉप 2 में भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो BBC हिंदी के न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान गंगोत्री, तिलकराज भाटिया और अजीत सारथी 3 लोगों के हाथ में थी। हमारे विदा लेने का वक्त आ गया। प्रियंका, कल आप हैं यहाँ पर? नहीं, कल नहीं मिलूंगी। कल नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो जल्द मिलेंगे। तो विदा लेने का समय आ चुका है। मुझे यानी कि मोहनलाल शर्मा और प्रियंका को दीजिए इजाजत। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।